और रोल नंबर के बारे में बार बार एक बार अभी सबको बता भी दिया गया है, तो एक बार आप लोग भी इसे देख लीजिएगा। ये ना हो कि रोल नंबर किसी और का, अटेंडेंस साइन किसी और के, ये सब ठीक ना है। ठीक है। अच्छा हाँ, हम लोग इससे पहले शायद यो एक दिन कोई क्या पढ़े थे, कुछ याद है? वो तो पढ़ लिए थे ना, लेकिन उसी में भी तमाम कुछ रह गया था। रह ये गया था, देखो एक तो हम लोगों को जितने भी हमारे जो आइलैंड वाला एरिया है, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये वाला रह गया था। ये भी भारत का ही हिस्सा है। और जहां पर जितना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया एग्जाम में होता है, सवाल ज्यादातर वहीं से आते हैं, वहीं पर आपकी पढ़ाई भी अच्छे से टेस्टिंग होती। जैसे बचपन में कंचे खेले हों, और जब कंचे जब गिरते करीब करीब पता लगा एक कंचा यूं एक कंचा यूं, वो कहता ये वाला मारो, क्योंकि स्पेस कम है। और जरा तुम अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब पेनाल्टी अलग से लगेगी, क्यों इसके बजाय इसे मार दिया। क्योंकि तब वहां पर पता लगता है कि तुम कितने जो है शब्द भेदी बाढ़ चलाना जानते हो, नहीं पृथ्वीराज चौहान जैसा निशाना है कि नहीं, मतलब पढ़ाई तुम्हारी ठीक है कि नहीं, ये खाली झलक दिखला जा हिमेश रेशमिया स्टाइल में करिए, तब पता लगता है। कैमरा ऑन नहीं है क्या? नहीं, ऑन तो हो गया। अरे ऑन नहीं है तो छोड़ दो, क्या करना है उससे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑन हाँ, बात ये तो कहने का मतलब ये है कि ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। जितने भी कोई भी एक चीज एग्जाम में देख लो, जहां पर भी कंजेस्टेड एरिया, यानी जहां पर ज्यादा आइलैंड्स ज्यादा हैं, जैसे आप इंडोनेशिया मलेशिया, इंडोनेशिया के आसपास देखोगे इतने ज्यादा आइलैंड्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, सबसे ज्यादा वहीं पूछा जाता है, क्योंकि वहीं पर फंसने के चांस ज्यादा हैं। रूस से नहीं कोई क्वेश्चन पूछा था दुनिया को, इतना भारी है। और जो माइक्रोस्कोप लगा के देखने पड़ते कंट्री, उनकी सीमाएं पूछी जाती। जैसे इजराइल, अगर आप पेपर लगाओगे कम से कम 10 बार पूछा जाता है इजराइल का इनमें से कौन सा पड़ोसी नहीं है, या इजराइल की सीमा किससे नहीं लगती है, किससे नहीं लगती, याद है किसी को? 2 साल से चल रही वहां पर, आप 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे, इतना चर्चा में है। इजिप्ट से लगती है, जिन्हें मिस्र कहते हो, जॉर्डन से लगती है, फिर सीरिया से लगती है, फिर लेबनान से लगती है, इन 4 से लगती है। इसके अलावा जो आए वो नहीं है। ठीक। अब जितने ज्यादा ये यानी जो चर्चा में वही पर्चा में, मतलब यूक्रेन चल रहा झंझट, देखो यूक्रेन पर सवाल भी पूछे जाते रहते हैं। आ जाओ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार से रिलेटेड तमाम सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे कि अंडमान निकोबार में, और खास तौर से आपने यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक चीज देखी होगी, यहां से चैनल बहुत पूछे गए हैं। देखे किसी ने यानी पेपर देखे हैं? चैनल से मतलब को समझ में आया? कभी आपने सुना होगा कि पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, कभी डंकन चैनल किसे अलग करता है, कभी ग्रेट चैनल किसे अलग करता है, तो कभी कोको चैनल किसे अलग करता है। या फिर अगर और ज्यादा थोड़ा सा 2 चूड़ी टाइट कर दी, मतलब पेपर को मुश्किल करने के लिए, दिए गए इन 4 चैनलों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करें। सवाल वही, अब हो गया थोड़ा सा मतलब टफ हो गया कि अब आपको क्रम लगाना है इनका। तो उस तरीके से वो चैनल होते क्या है, कहां पर है, क्यों है, कब है, जितने ये क्वेश्चन मार्क जैसे निशान हैं इससे जुड़े देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये तो पता होगा कि अंडमान निकोबार जो है यानी बंगाल की, यानी 2 अलग अलग इमेज हैं, ये लगी जरूर है लेकिन ये इमेज अलग अलग है, ऐसे नहीं दिखाई देंगे मैप पर, ये हमने दोनों को बराबर से लगा दिया है। वरना अंडमान निकोबार की अगर असलियत में देखोगे तो कहां दिखाई देगा, यो है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि से दूर पूरब में बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपों की जो श्रृंखला यानी चैन पाई जाती है, यानी जो आपका एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात यहां पर एक चीज, उससे पहले पढ़ने से पहले एक चीज और देख लो कि आपको एक बार बार शायद शब्द सुना हो, नहीं सुना तो अब सुन लो। एक बार बार पूछा जाता कि आर्चीपिलागो नाम सुना था कभी? क्या होता है? कुछ सुना था? नहीं सुना था? 90% तो नहीं सुने होंगे, आज 100% सुन लो फिर से। आर्चीपिलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, इन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड।
बस एक लाइन में। यानी कि अगर आपसे ये कोई कह दे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है, तो इंडोनेशिया लगाइएगा। यानी इंडोनेशिया के पास इतने द्वीप हैं कि जो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा बताओ कितने होंगे? बताओ। 15-16 हजार को लग रहा है, कोई खाई खंदक है ही नहीं। करीब करीब 13,000 आइलैंड उसके पास है। 13,000। अरे 13,000 बहुत बड़ी संख्या हुई आइलैंड्स की। इनमें से करीब करीब 7 या 6 हजार कुछ ऐसे जिन पर खाली जंगल है, कोई नहीं रहता है। उनमें कुछ बड़े ऐसे जैसे जावा है, सुमात्रा है, कालीमंतन है, बोर्नियो है, ऐसे नाम सुने होंगे, ये बड़े बड़े आइलैंड है। ठीक, तो ध्यान रखना इंडोनेशिया जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं द्वीपों की संख्या किसी के पास है, इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा यानी कनाडा के बाद सबसे लंबी कोस्ट लाइन अगर कभी किसी की पूछ ले तो इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया। ठीक, तो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो ध्यान रखना इंडोनेशिया से। अमूमन जो मुस्लिम आबादी वाला जैसे आता है तो लोग पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान को लेके चले जाते हैं। इनमें आबादी कितनी? सऊदी अरब की तो आबादी कुल 4 करोड़ भी नहीं, उससे तो कई गुना भारत में जाता है, कई गुना। और ठीक है, तो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या भारत में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि हम लोगों का उससे कोई टॉपिक से मतलब नहीं था, लेकिन इंडोनेशिया की बात आई तो जानना जरूरी था। अच्छा, तो आर्चिपिलागो क्लियर हो गया। यानी आर्चिपिलागो का मतलब द्वीपों का समूह, और सबसे बड़ा आर्चिपिलागो पूछे तो इंडोनेशिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग आर्चिपिलागो की बात करें, जापान भी तो आर्चिपिलागो हुआ। द्वीपों का समूह जापान भी है, फिलीपींस भी है, हवाई द्वीप भी है, इंडोनेशिया भी है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो उनमें सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो इंडोनेशिया है। अच्छा, अब यहां पर जो अंडमान निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो एक तो सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी है भारत का, और अंडमान निकोबार जैसा कि आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है, भारत की मुख्य जमीन से काफी दूर है। लगभग 8,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका खुद का एरिया है, मतलब एरिया टोटल। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अंडमान निकोबार को हम लोग यहाँ पर स्लाइड तो ये आपको देखने के लिए अच्छी बना दी, लेकिन हम लोग जो भी चीजें खुद पेन से प्लेन पेपर पर बना के दिखाएंगे। यो हमें समझ नहीं आता, इसे देखने में अच्छा लगता है। और जो जितने भी जो आजकल जो स्मार्ट बोर्ड हैं, ये मास्टर के लिए एक तरीके से वेंटिलेटर का काम करते हैं, जैसे मरीज के लिए जो वेंटिलेटर होता है। आधे परदेसी में दिखा दो, सबसे बढ़िया वो ज्यादा बढ़िया, असली परीक्षा वहां होती। ठीक, तो चलो हम लोग नई स्लाइड निकाल लेते हैं, इस पर बनाते हैं। ठीक, यहां कुछ ना होगा देखने के लिए, जो कुछ होगा बना आ जाएगा। देखो, अब एक इमेज हम छोटी सी बना दें ताकि आपको लगे कि इंडिया के कहां पर है, और बाकी पूरा बड़ा सा इमेज यहां पर रहेगा, उसमें हम लोग सिर्फ चैनल बनाएंगे। कॉपी पर बनाते रहिए साथ में। इतने बना लेते हैं, मैप ज्यादा जरूरत ही नहीं है। और अंडमान निकोबार है कहां पर? ऐसे है। ठीक, यानी अगर हम लोग अंडमान निकोबार की लोग पोजीशन देखेंगे तो ये भारत का आधा हिस्सा दक्षिण वाला, यानी जो पानी से लगता है, उसके बाद में ये वाला अंडमान निकोबार। इसी इमेज को अब ये जो छोटी सी बनाई है, इसे को समझ लो हम जूम करके यहां से बड़ा सा बना देते, ताकि उसमें कहा कौन कौन द्वीप हैं, उनके क्या क्या नाम है, और उनके रिलेटेड सारी चीजें देखो। एक आप यहां पर एक आइलैंड पाओगे, अगर एटलस जिन जिन लोगों के पास है तो इसे एटलस को अपने खोल के रख लो, और वहां पर लिखा मिलेगा आपको, एक द्वीप का नाम मिलेगा, उस पर लिखा होगा ये दो दो रंग ऐसे पता नहीं कैसे चल जाते हैं, कोको द्वीप लिखा होगा हैं, वो अपने आप लिखने में बदल जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, कोको द्वीप लिख मिला। अब ये जो कोको द्वीप है, ध्यान रखना ये किस देश का है? बर्मा का है। हाँ, बर्मा वही म्यांमार। अब इसी कोको द्वीप यह है किसका? बर्मा का। लेकिन ये किसको दे रखा है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर, पट्टे पर, लीज पर? चीन को।
जैसे गांव में खेती नहीं होती है, पता लगा तुमने खेत किसी और को दे दिया, साल भरे के कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हमें इस खेत का इतना एरिया, इस खेत का हमें इसके बदले में 20,000 रुपए चाहिए, तो वे नहीं, वो 1 साल तक के लिए खेत में जो भी फसल उगाएगा उसकी आपको 20,000 रुपए देगा। जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पट्टा बोलते ना, लीज पर। तो उसी तरीके से ये है कि इसके पट्टे उनको दे रखा चीन पर। अब चीन ने क्या रखा है इस पर, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सेंटर, एक तरीके से निगरानी तंत्र लगा रखा है, ताकि वो दूसरे के अगल बगल के घर में झांके कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब खासतौर से इस दक्षिण एशियाई देशों के ऊपर निगरानी रखने के लिए, और सबसे ज्यादा मेन टारगेट तो एक ही देश है चीन को, जो एशिया में काउंटर करता है, वो भारत, बाकी किसी को हैसियत नहीं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, चाहे तो इसे लिख ले, कोको आइलैंड जो है वो बर्मा का है, चीन के दो को पट्टे पर चीन को दिया गया है, और चीन ने अपना इस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सेंटर लिख लो, या लिख लो इस पर एक अपना निगरानी तंत्र, मतलब एक तरीके से टावर, निगरानी तंत्र। अरे सर्विलांस का मतलब क्या होता है, किसी की जासूसी करना है। हाँ ठीक, निगरानी करना, जासूसी करना। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? पूरा भर जाएगा भाई दीपों से ये। अब इसके ठीक नीचे आओगे तो आपको यहां पर दूसरा द्वीप दिखाई देगा, और ये लिखा मिलेगा आपको, इससे बिल्कुल एकदम सटा के ये लिखा होगा उत्तरी अंडमान। लिख लो, क्या मिलेगा लिखा हुआ, यानी नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान। ठीक, उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान। लेकिन ध्यान रखना, कलर हमने इसीलिए बदल दिया ताकि यहीं से अब भारत के सारे द्वीप भारत के होंगे, ताकि पहचान रहे। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि एक पतला सा नैरो सा रास्ता है इन दोनों द्वीपों के बीच में, और चैनल का मतलब क्या होता है, रास्ता। जैसे लोग बोलते ना कि दो लोगों के बीच में मान लो कोई दिक्कत, तो कहते कोई ऐसा, इनके बीच में कोई ऐसा एक बातचीत का चैनल खोलो जिससे दोनों के बीच में मतलब जो तलखी कम हो जाए। चैनल मतलब एक रास्ता, यानी ऐसा समुद्री पतला सा सकरा सा एरिया। तो इसे क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, कोको चैनल। यानी अगर आपसे कोई ये कहे कि कोको चैनल किन दो देशों को अलग करता है, तो किसे बताओगे, बर्मा को भारत से। इसलिए क्योंकि कोको द्वीप बर्मा का है, और उत्तरी अंडमान जो है द्वीप वो भारत का है। यानी अगर कंट्री की बात करें तो भारत को बर्मा से अलग करता है, अगर द्वीपों की बात करें तो कोको द्वीप को उत्तरी आइलैंड, उत्तरी अंडमान से अलग करता है। ठीक, अच्छा, उसके नीचे थोड़ा सा आओगे तो एक आइलैंड और मिलेगा, और इस पर लिखा होगा मध्य अंडमान। अगर आप मोबाइल में या एटलस में जहां देख रहे हैं तो बनाते रहिए, साथ में लिखते रहिए इस पर। क्लास मजेदार, आज इससे देखना एक दो क्वेश्चन जरूर कहीं के मिलेंगे, पेपर लगाना। इसके बाद एक और, समुद्र पर किसका एरिया कहां तक होगा, इसका क्या नियम है। ये नहीं कि जहां मन करा जाल डाला मछली पकड़ ली, इसके सबके एक नियम होते ना, तो इसके बाद वो भी देखेंगे अभी। ठीक, तो ये दूसरा आइलैंड कौन सा होगा, मध्य अंडमान, यानी कि मिडिल अंडमान। और तीसरा वाला जो होगा उसका नाम क्या लिखा होगा, दक्षिणी अंडमान, यानी कि साउथ अंडमान। ठीक, यानी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, तीनों बन गए। ध्यान रखना, कभी भी जब आप लिखते हो लिखा होता अंडमान एंड निकोबार, तो अभी जो बात हो रही सिर्फ अंडमान की, निकोबार अभी नहीं आया। हालांकि वो स्टेट एक है, लेकिन हम लोग इसे बोलते ना अंडमान एंड निकोबार, तो दोनों के बीच बंटवारा भी है कहीं पर। देखो, यहां तक बात समझ में आई। अगर आपसे कोई क्रम पूछ ले एग्जाम में
तो नदर्न यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, क्रम लगाने के भी कोई ऐसी खूबी है ही नहीं इसमें, तो सबको पता है। अच्छा, उसके बाद में आप अपने एटलस में देखिएगा एक छोटा सा ऐसे लिखा मिलेगा, उस पर लिखा होगा छोटा अंडमान। मिला? एटलस लाए कब होगे ना? छोटा अंडमान मिला, यानी इसे लिखा होगा आपके उसमें कि लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान छोटा। अच्छा, अब छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक चैनल है जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। इस चैनल का नाम है डंकन चैनल। क्या नाम है इसका? डंकन चैनल। ये चारों बिल्कुल ऐसे याद रख लेना, एग्जाम में पूछे बहुत जाते हो, खासतौर से क्रम लगाने को आप पूछा जाता लगा, क्योंकि वो जमाने चले गए वो 10 डिग्री उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है, वो सबको मालूम हो गया। ठीक, तो अगर आप इनसे कहें तो यानी नंबर 1 पर चैनल ये होगा उत्तर से दक्षिण जब आएंगे, और नंबर 2 पर ये हुआ। ठीक, अब उसके नीचे जब आएंगे तो यहां पर एक लिखा मिलेगा कार निकोबार। क्या लिखा मिलेगा? कार ठीक, और इन सबके आगे आइलैंड या द्वीप लिखते रहना। ठीक है, तो अगला मिलेगा क्या? कार निकोबार। फिर थोड़ा सा नीचे और आओगे तो यहां पर देखो, इसमें द्वीप तो है सैकड़ों, और सैकड़ों ना बनाए जा सकते हैं ना तो समझा जा सकता, ना समझने की सब सैकड़ों की जरूरत है। ठीक है, हम जो कुछ बना रहे हैं जो आपको चर्चित रहेंगे एग्जाम में, जिनसे कोई पूछा जाता, बाकी तो यहां ऐसा लगेगा कोई सरसों फेंक दिया लाके, तो सरसों फेंक दिया वही नहीं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो ये वाला क्या मिलेगा? दूसरा वाला, इसके आगे लिखा होगा छोटा यानी लिटिल निकोबार। जैसे यहां लिटिल अंडमान लिखा है, यहां पर लिखा होगा लिटिल निकोबार। अब लिटिल निकोबार के नीचे और आओगे तो यहां पर एक बड़ा सा मिलेगा, उस पर लिखा होगा ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहीं तक पर रुक जाना है। अगला मिलेगा जो क्या लिखा होगा इस पर? ग्रेट ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक, अच्छा, अब ग्रेट निकोबार आइलैंड के नीचे यहां पर तो जगह तो बची नहीं हमारे पास, थोड़ा गलती हो गई, ऊपर ज्यादा बनाना चाहिए था, या जो बड़े बड़े बना दिए। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता, ये हो जाएगा। कैसे होगा छोटा? कौन करेगा? कहां हो रहा छोटा? कोई आए करके दिखाओ। हैं? नहीं होगा, देखो कैसे होगा, किसी को मालूम? अरे नहीं होगा छोटा, ऐसे कैसे? कहां हो रहा है? वो तो उस पर ले ही कहा रहा है, उस पर देखो फिर हट जाता है। अच्छा, हो गया। अब ठीक है, इतना दिख रहा है सबको? चलो, ये बढ़िया हुआ, पहली बार कोई काम की सलाह बताई जिंदगी में। हाँ, ठीक है, चलो कम से कम दिमाग चला तो कहीं में। किसने बताया था ये? चलो, नहीं नहीं, चलो बढ़िया। अच्छा, उसके बाद नहीं, जो बताना चाह रहे थे वो जगह कम पड़ रही थी। अब यहां पर आएंगे
तो एक आपको एक दूसरा देश का एक द्वीप मिलेगा और इसे हम कहते हैं सुमात्रा आइलैंड। क्या बोलेंगे? ये वही सुमात्रा है जहां पर 2004 में सुनामी आई थी, बहुत तबाही मची थी। ये वही सुमात्रा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जो, ठीक। देखो यहां पर कलर चेंज है, इसका मतलब अलग कंट्री है। यहां पर कलर चेंज है, इसका मतलब ये भी किसी और का है। बाकी सब सिमिलर अपने हैं, एक जैसे कलर के। अब इसमें दो तो आपको चैनल दिखाई दिए, दो चैनल अभी और बनेंगे। अब जो अगला चैनल है वो देखो कहां पर आएगा, कि जो आपने छोटा अंडमान देखा था, छोटा अंडमान के ऊपर लिखा हुआ डंकन चैनल लिखा हुआ है। अब छोटा अंडमान के बाद ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं क्या? 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। अब आपको एक बात और याद रखनी है, वो ये कि ये वाला जो एरिया है इतना इतना, यो तो है अंडमान, और नीचे वाला जो है वो निकोबार है। ठीक है, याद रहेगा? बोलो हाँ कि ना? याद रहेगा ना? तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन व्हाइट वाली लाइन खींचते हैं, ये जो व्हाइट वाली लाइन दिखाई दे रही है क्या है? ये 10 डिग्री चैनल यही है, सबसे ज्यादा चर्चित चैनल है जो, लेकिन अब एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता क्योंकि सब जान गए। तो ये वाला जो व्हाइट वाला एरिया है यू क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। और इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अंडमान। और इसके नीचे वाला निकोबार। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो अगर हाँ 10 डिग्री, अगर आपसे ये कहे कि 10 डिग्री किनको अलग करता है, तो क्या जवाब होगा? अंडमान को निकोबार से। इसीलिए ये लाइन हमने व्हाइट कर दी डिफरेंट। ठीक, अच्छा। अब अंडमान के बाद ये जो निकोबार वाला एरिया शुरू हो जाता है। अब यहां पर यू सुमात्रा है और ऊपर ग्रेट, जो ये दिया हुआ है क्या नाम, ग्रेट निकोबार। अब इसी में यहां पर देखो एक लाइन आपको यहां ऐसी और दिखाई देगी, और इसे कहते हैं ग्रेट चैनल, इसे कहते हैं ग्रेट चैनल। क्या कहेंगे इसे? ग्रेट चैनल कहेंगे। तो ग्रेट चैनल किसे अलग करता है बताओ? अगर देश पूछ ले तो भारत और इंडोनेशिया। अगर आइलैंड पूछे तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से। बात हुई ना? अच्छा, सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का। और अभी बताया था इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या इंडोनेशिया के पास। ठीक, अब आपको ये 4 चैनल जो दिखाई दे रहे हैं, कौन को चारों बन गए? अगर आपसे पूछे कि इनको उत्तर से दक्षिण क्रम लगाओ, तो आपको ऐसे आना है। अगर कहे दक्षिण से उत्तर चलो, तो ऐसे जाना है। इन्हें बना लो, फोटो खींच लेना, जो करना कर लेना। ठीक, अब यहां पर देखो जो ग्रेट निकोबार है, इसी में यहां पर एक छोटा सी जगह है, इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को एक नाम और दिया जाता है, इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, तो इंदिरा पॉइंट लिख लें या पिग्मेलियन पॉइंट लिख लें, एक ही बात है। और भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है। सदर्न मोस्ट मतलब भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसके बाद कुछ नहीं, खत्म बात। ठीक,
लिख लिया? अरे बोलो, लिखा कि नहीं? लिख लिया? अच्छा, 2004 में जो सुनामी आई थी तो काफी डैमेज हुआ था इसको, इंदिरा पॉइंट को। अच्छा, दूसरी बात सुनो, ये जो इंदिरा पॉइंट यानी किसके ऊपर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर है। अच्छा, यहां पर उसके ठीक नीचे क्या है? सुमात्रा है, जो कि इंडोनेशिया का है। अब उसके ऊपर 10 डिग्री चैनल। ये जो आप 10 डिग्री पढ़ते हो, तो आखिर ये 10 डिग्री है क्या मामला? इसके बारे में कभी सोचा? 10 डिग्री को 10 डिग्री क्यों, या 8 डिग्री 9 डिग्री क्या है? देखो, जो अंडमान और निकोबार के बीच का रास्ता यही है, इससे 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड गुजरता है, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसीलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहा गया। ये जितने भी 9 डिग्री जितने भी आए, इसका मतलब वो लैटिट्यूड गुजर रहा है। ठीक, तो 10 डिग्री हो गया। उसके ऊपर डंकन चैनल, उसके ऊपर कोको चैनल, ये तो चारों चैनल। और इस पूरे अंडमान निकोबार सिस्टम की समझ लो ये आत्मा है, जान है, सोल है। सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना होती इस पर, तो यही चार पूछे गए अभी तक, या इसके अलावा ट्राइब्स पूछी जाती हैं। अच्छा, अब यहां पर एक नाम आपने सुना होगा, बहुत बार जब लड़ाई औरतों में खास तौर से होती है तो कहते तुम्हारा काला पानी करेंगे। काला पानी एक जेल का नाम हुआ करता था, और उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। क्या नाम है? ये एक जेल हुआ करती थी, और यहां पर बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेजों ने यहां पर ले जाके बंद रखा था, जेल थी। अच्छा, काला पानी इसलिए क्योंकि आज के जमाने में कहीं छोड़ दो इंसान को चलाएगा। उस जमाने में ये भारत की जो मेन जमीन थी वहां से काफी दूर था, करीब करीब 2000 किलोमीटर के लगभग दूर है। वहां अगर छोड़, और दूसरी बात, जो शिपिंग व्यवस्था है उन पर अंग्रेजों का ही कंट्रोल था। हवाई यात्रा का कोई इतना कोई खास वो नहीं था, तो आने का कोई चांस नहीं। वहां पर चले गए तो मतलब पूरी जिंदगी वहीं पर मर खप जाओगे, कोई घर से कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जेल का नाम सेलुलर था। उसे कहा काला पानी जाता, मतलब ऐसी जगह छोड़ा है जहां दोबारा कोई आ ही ना पाए। एकदम मोटे मोटे तौर पर ये समझ लो। खास तौर से देखो ना, जब लोग हमने देखा है, खास तौर से महिलाएं जब लड़ाई, खास तौर से अपनी लड़की जब कहा तुम्हारी ऐसा जगह शादी करेंगे तुम्हारा काला पानी कर देंगे, मतलब तुम घूमेंगे ना आ पाओ। मतलब जब ज्यादा हमने देखा औरतों में लड़ाई होगी तो ऐसे बोलेंगे काला पानी कर दो इसका, मतलब दूर कहीं किसी घूमने का आने का चांस ना हो जाए, मतलब गुस्से में ऐसा अमूमन। या काला पानी शब्द बहुत सुना होगा, काला पानी एक जेल का नाम है, जो कि सेलुलर जेल को ही कहा जाता है। अच्छा, काला नमक क्या है? काला नमक है हर वो तो काला नमक एक चावल की वैरायटी है। चावल की, ये तो काला नमक तो जो देख सब जानते हो, जो सफेद नमक को काला नमक खाने में, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। चावल की वैरायटी है। और ये जो संजय सर आते हैं पढ़ाने के लिए, ये बस्ती के रहने वाले हैं, और बस्ती सिद्धार्थनगर उस एरिया के आसपास के जिलों में ये सबसे ज्यादा होता है। और काला नमक कोई हल्के में ना लेना, जैसे मलियाबाद के आम को जीआई टैग मिला हुआ है, अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग, इसकी पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग, इसी तरीके से बस्ती के जो बस्ती उसके आसपास के एरिया में जो काला नमक होता है उसे जीआई टैग मिला हुआ है, हल्के में ना लेना। ये जितने बासमती, सरबती हो, फलाना जितना सुनते हो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का चावल होता है, बहुत ज्यादा महकता है, और बहुत लिमिटेड जगह पर होता है। ठीक, काला नमक जो है वो चावल की एक प्रजाति भी है। क्या हुआ? बरसने तो क्या करना, बरसात है ना। ठीक है, तो काला नमक ध्यान रखना, चावल की एक प्रजाति भी है, ये खाली यूं नहीं कि जो जो पत्थर ऐसा ईटा जैसा मिलता है काला नमक जो वाला, इसकी तो बात अलग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ काला पानी की बात कर रहे थे, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, शांत रहो। अब यहां पर क्या करते हैं, पूछा ये जाता है ये काला पानी जेल है कहां? भाई यहां से लेके यहां तक अंडमान निकोबार है, कहां पर है ये? तो अभी आपने देखा होगा जो दक्षिणी अंडमान है, यहां पर इसकी कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या नाम है?
ये पोर्ट ब्लेयर है। तो जो काला पानी या सेलुलर जेल है वो पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। यानी ये तो अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है। तो अगर किसी पार्टिकुलर जगह की बात करें तो काला पानी या सेलुलर जेल जो है वो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान के ऊपर है, वहां पर। ठीक, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, लिख लिया? अरे बोलो हाँ कि ना, लिख लिया? अच्छा सुनो, अब ये जो जेल की बात हो ही गई। अच्छा अब देखो यहां पर क्या है कि दो क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे गए हैं बार बार। एक है बैरन आइलैंड ज्वालामुखी और नारकोंदम। एक इनमें डोरमेंट वोल्केनो है और एक इनमें एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो देखा होगा, इनकी तीन ही वैरायटी होती, एक एक्टिव, एक डोरमेंट और एक डेड। यानी एक जागता हुआ इंसान, एक सोया हुआ इंसान और एक मरा हुआ इंसान, तीन कैटेगरी है वो। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? बुद्धि से पैदल है हो तो। सुनो, तुम 1 करोड़ रुपया लेके जा रहे हो, कितने जीरो हमें नहीं मालूम, अंदाजे से लिखे दे रहे हैं, ठीक है? और किसी के पास तुरंत यू लिखी लिए साथ में यू घूम रहा उसके अटैचिंग पीछे, किसी की हिम्मत है छीनोगे कि पता लगा अगर किसी के उस अटैचिंग हाथ भी लगी तो सलमान खान दबंग में बोलते हैं इतने छेद होंगे कि सांस कहां से लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो हुआ एक्टिव वोल्केनो। एक आदमी के पास एक अटैची उसमें 1 करोड़ रुपया है, अब वो आदमी बार बार यूं सो रहा जग रहा, तुम्हारा मन करेगा भाग जाओ लेके। और साथ में उसके पास ये भी है, ध्यान रखना, हाँ वही वाला है, इसके पास भी तुम्हें लगेगा भाग्य जिंदगी बन जाएगी, अगर कहीं जाग गया तो पता ही है। ठीक, तो जो डोरमेंट वोल्केनो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कब, जैसे सोया हुआ आदमी है, कब उठ के बैठ जाए पता नहीं। ठीक है, तो डोरमेंट वोल्केनो हमेशा ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि वहां क्या होता है, ये कोई ऐसा था नहीं 1-2 दिन में तो ये पता लगा कई 100 साल शांत रहे, और जो फटे तो पता लगा इनके आगे, ये वोल्केनो फटने का मतलब कि परमाणु बम से अगर इनकी कंपेयर करें तो ऐसा होगा, परमाणु बम इनके आगे दिवाली का पटाखा, मतलब समझ लो उसके आगे कोई औकात नहीं इसकी होती, जबकि ये बहुत बड़ा माना जाता है। यानी मैन मेड में सबसे ज्यादा डिजास्टर वेपन माना जाता है यू, और उसके आगे पटाखा है, समझ लो तो ये कितना खतरनाक होता है। तो यहां पर दो हैं, एक है बैरन वोल्केनो जो कि एक्टिव है। एक्टिव वो होते हैं जिनके कंटिन्यू कुछ न कुछ निकलता रहे, और डोरमेंट वो जो कभी एक्टिव थे बाद में शांत हो गए। तो यहां पर अगर देखोगे, जो इसकी बात हम लोग कर रहे थे, तो जो नारकोंडम है जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्वी किनारे पर है, आप यहां पर मान लो, लिख लो, ये नारकोंडम है। पूछा जाता है जो कहां है, तो उत्तरी अंडमान के पूर्वी हिस्से में है, और इसका नाम क्या है, जो कि एक सुसुप्त या डोरमेंट वोल्केनो है, जो कि एक सुसुप्त, डोरमेंट या सोया हुआ ज्वालामुखी है। और ठीक उसके नीचे जो मध्य अंडमान है, इसके पूर्वी किनारे पर एक और है, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। यानी बैरन नाम का एक द्वीप है सटा हुआ इससे, उसी के पास है, इसलिए बैरन ज्वालामुखी पूछ ले तो एक्टिव, डोरमेंट नारकोंडम पूछ ले तो डोरमेंट, इन सोया हुआ, दोनों के दोनों इनकी लोकेशन यही है। बना लिया, नोट कर लिया, बैरन ज्वालामुखी लिख लिया, ये नोट कर लिया, नारकोंडम और ये बैरन दोनों हो गया। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये अंडमान निकोबार, ये सब दो चीजों से, या तो जनजातियों से भरा हुआ है या फिर जंगल से, मतलब पूरा का पूरा एकदम बहुत रिच बायोडायवर्सिटी रीजन है यो, या जंगल और आदमियों में जनजाति। तो यहां पर कुछ जितने भी हैं मैक्सिमम सब ट्राइब्स हैं, उनमें एक ट्राइब्स है
जिसका एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है और सबसे ज्यादा हमें लगता है वो पूछा जाता है, और भारत की सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब्स भी कही जाती है, और उसका नाम क्या है? जारवा। ठीक, और भी हैं, भी और के नाम बताएंगे। यानी जारवा जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे, यानी भारत की कह लें सबसे ओल्डेस्ट, यानी सबसे प्राचीनतम जनजाति है, और इनकी संख्या हजारों में है, लाखों में नहीं, बहुत ही गिने चुने बच्चे एक तरीके से। भाई हजारों में संख्या मतलब गिने चुने मान सकते हो, क्योंकि संख्या कमी उसों ने भारत में है ना, तो हजारों का इनके मुकाबले तो गिने चुने का है जारवा। ठीक है, अच्छा 2012 की एक घटना है, तुम लोग कहां याद होगी? 2012, क्योंकि सुनो तो एक मिनट, ये पूरा का पूरा टूरिस्ट एरिया है, यहाँ लोग घूमने फिरने बहुत जाते हैं जिनके पास पैसा है, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत बीच मिलेंगे। ठीक, बीच समझ तो समुद्र का किनारा जो। अब और जो टूरिस्ट एरिया है, तो और टूरिस्ट जितने भी जाते हैं वो दर कमीने होते हैं, ये कमीने ना सुपरलेटिव टाइप के कमीने, क्योंकि सीधी सी बात उनके पास क्या है, पैसा जरूरत से ज्यादा है, इंटरटेन करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो कुछ भी इंटरटेन करने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार। ठीक, तो यहां पर एक जारवा जनजाति के साथ एक वहां, और आजकल जब से जो मोबाइल आया है, सबसे खतरनाक चीज हो गई, कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, सबसे खतरनाक काम है ना। जितने पकड़े जाते हैं देखो इसी चक्कर में जाते हैं, वरना जो मीडिया वाले कहां रह गए, ये तो जाते ही नहीं। तो एक वीडियो 2012 के आसपास, जब उस जमाने में मनमोहन सिंह सरकार हुआ करती थी, तो एक कोई वीडियो लीक हो गया था शायद कुछ ऐसा, उसमें संसद में भी खूब हंगामा हुआ था, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मतलब, आज अगर यहां पर कोई समस्या आ गई तो सीधे तौर पर वर्तमान सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार होगी, जो कि सेंटर में जो भी होगी। उस टाइम मनमोहन सरकार थी, तो उसमें यह था किसी जारवा महिला को शायद कुछ खिलाने को, खाने को कोई टूरिस्ट दे रहा है या कुछ ऐसा था, और उसके बदले में शायद उससे कुछ नाचने गाने या कुछ इस तरीके का, मतलब कुछ एक जो एक कह सकते अमानवीय व्यवहार था, कुछ वो था। उसके चक्कर में इतना ज्यादा हंगामा हुआ, कई दिन खूब संसद में धरपकड़ हुई, तो उसके बाद में एक ऐसा नियम बिल पास हो गया कि जहां जारवा है शायद उसका 12 किलोमीटर का दायरा या 7 किलोमीटर का दायरा, ऐसा कुछ डिसाइड है, वहां पर किसी भी नॉन जारवा की कोई भी एंट्री नहीं होगी किसी कीमत पर, यानी बाहरी आदमी का कोई दखल नहीं। ये पहले क्या था, ये घूमने फिरने गए, पता लगा ये पता नहीं, जो टूरिस्ट होते हैं फालतू दिमाग को इसे लगाते रहते खुराफात, तो ये सब। तो ये जारवा जो है वो भारत की सबसे ओल्डेस्ट जनजाति है। ठीक, अच्छा उसके बाद यहां पर एक और है जिसे बोलते हैं शोम्पेन, नोट कर लो, कुछ याद आया इससे क्या? शोम्पेन वो नहीं जो ठर्रा पौवा वाला, वो भी इसी से मिलता जुलता नाम होता है। क्या होता है, शराब का भी तो ब्रांड है कुछ ऐसे, इसी से मिलता जुलता नाम है ना शम्पेन, जो भी हो, बाइन राइन चुस्की पिस्की हमें नहीं मालूम, ये सब जो भी हो। खैर सुन तो लो जो हम बताना चाह रहे हैं, तो इनसे 2014 के अगर आप पेपर में देखोगे, 2014 के आसपास पीसीएस का पेपर हुए हो या जो भी पेपर हुए हो, तो ये क्वेश्चन बहुत करंट अफेयर्स में उस जमाने में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन था। एक इबोला वायरस उस जमाने में आया था। इबोला वायरस एक अफ्रीका में नदी थी, उस नदी वो तबाही मचाती थी, वो चमगादड़ से फैलने वाली एक बीमारी थी, उसीलिए उस नदी का नाम से वो जोड़ दिया गया था। वो चर्चा में कारण था, जैसे कोरोना नहीं था, कोरोना जैसा नहीं था, लेकिन इबोला भी उस एरिया में काफी नुकसान पहुंचाया था लोगों को। तो जो शोम्पेन लोग जो है, जो शोम्पेन जनजाति, इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने पूरे जिंदगी में, जब से ये लोग है, जब से ये वोटिंग व्यवस्था आज तक भारत में आई, दुनिया में इन्होंने आज तक वोट नहीं डाला था। मतलब अपने जिंदगी में पहली बार अगर मताधिकार का प्रयोग किसी जनजाति ने किया था, तो वो शोम्पेन ने 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में किया था। इसीलिए लोग 2014 का पीसीएस का पेपर देखना, 14-15 के उसी के आसपास, तो उसमें जो क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जिसने सर्वप्रथम अपने, यानी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब ना लिखो, बेकार हो गया, अपना कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। उस जमाने में जो करंट अफेयर्स का सबसे पसंदीदा सवाल था। उसके बाद तो बराबर वोट डाला होगा, यदि इन्होंने आज तक वोटे ने प्रधानी से लेकर लोकसभा तक में डाला, तो समझ लो कि
चर्चक तो कारण होने होना था। तो ये भी एक जनजाति जो है वो इसी की है। एक अगली एक और है जिसका नाम है ओंग, ये भी यही की है, गा है। और एक है सेंटिनल, ये भी यही की है। ये नहीं, सेंटिनल, ओंग, जारवा, सोमपेन, ये सब अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इनके सबके नाम नोट कर लो। ओंग, ओंग, ओ और गा के ऊपर बिंदी है, ओ के ऊपर, ओंग। ठीक, वो वहां कटिंग हो गई थी, यहां पर फिर से लिखे दे रहे हैं। ठीक, लिख लिया? बोलो, लिख लिया ना? किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, किसी के मन में कोई सवाल? बिल्कुल एकदम अगर हो तो बिंदास होके पूछ लो। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रही हो, कोई समझ में ना आया हो, या कोई नए मन में खुराफात चल रही हो सवाल से रिलेटेड। अरे भाई, सब नहीं फेमस है, वो जो किसकी खासियत थी वो बता दी। ऐसे तो हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, सबकी कोई खासियत, कुछ ही लोग हैं 140 करोड़ में जिनकी खूबी है, और उन्हीं को सब जानते हो, वरना सबको कहाँ जानते हो? सबकी थोड़े, सबकी होगी तो फिर खूबी का कोई मतलब ना रह जाएगा। ठीक, लिख लिया? बोलो कि हो गया? अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने सेलुलर जेल वाला कौन देख लिया, इसकी राजधानी पूछी जाती किस द्वीप पर है वो भी पता लग गया। आइलैंड, ये जो ज्वालामुखी पूछे जाते हैं ये हो गए, ये चैनल पूछे जाते हैं ये हो गए, और आपका वो ऊपर वाला ये द्वीप किसका है, बर्मा का, ये पता लग गया। यानी अंडमान निकोबार की उत्तरी सीमा जो हमारी किससे लगती है, बर्मा से। दक्षिण में कौन सा देश है, इंडोनेशिया। ठीक है, यानी इंडोनेशिया से भारत की जलीय सीमा शेयर होती है, और ऊपर बर्मा से तो जमीनी और जलीय दोनों शेयर होती है। ठीक है, लिख लिया? कोई सवाल नहीं? अच्छा, अब यहीं पर एक इसी से जुड़ा हुआ आखिर में एक और यहाँ पर एक सवाल जो भी हमने शुरू में कहा पूछा जाता है कि यानी अमूमन हम लोग ये मान के चलते ना, समंदर में जहां मन करे घूमो, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर ये क्यों सुनते कि आज भारत ने श्रीलंका के इतने मछुआरे पकड़ लिए, क्यों पकड़ लिए, क्या उनसे थे? या कभी सुनते हो कि भारत ने पाकिस्तान के मछुआरे पकड़ लिए, या श्रीलंका ने भारत के मछुआरे पकड़ लिए? तो मछुआरों पास क्या ऐसी कौन अफीम थी जिन्हें पकड़ लिया, है ना? तो वजह क्या होती है कि समुद्र में कोई क्लियर कट बाउंड्री तो होती नहीं कि पता लगा दीवार उठी है, इसके इधर भारत है, उधर श्रीलंका है। या जो नेवी वाले होते हैं इनके पास इतने डिवाइसें होती, पता लग जाता है एग्जैक्ट सीमा कहां तक है। अब वो पता लगा जाल के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं, पता लगा अगर 1 फीट भी 2 फीट बढ़ गए इधर उधर तो पता लगा टांग ले गए दूसरे वाले, फिर पड़े रहो कुछ दिन जेल में, है ना? बहुत एक दूसरे जेलों में बंद है, छोड़े भी जाते हैं, सुनते होंगे 15 अगस्त या ऐसे दिनों पर छोड़ दिए जाते, पकड़े इसलिए जाते बताया जा रहा है मछुआरों के चक्कर में कोई और हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वो गेहूं के साथ में घुन पिसते आए हैं हमेशा, ये भी सुन, है ना? तो आप देखो इस समुद्र में किस देश की सीमा कहां तक होगी, इसका फैसला कैसे होगा, और उसके नियम क्या, कितने किलोमीटर या कितने समुद्री मील तक आपकी सीमा है, उसमें क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो नाम सुने होंगे कुछ, आंतरिक जल क्षेत्र, प्रादेशिक जल क्षेत्र, ठीक है, या आपने सुना होगा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, नाम सुने होंगे इस तरीके का कुछ। तो ये जानकारी होना एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और जानकारी भी होनी चाहिए आपके नॉलेज के लिए, तो उस पर आ जाते हैं। ठीक, अगला स्लाइड देखो, यहां पर एक मैप दिखा देते हैं आपको, पहले कोई लगा होगा नहीं, ऐसे समझ लो जैसे हम लोग ये मैप पे बना हुआ है, कोई भी देश की सीमा कहां से कहां तक होगी, इसके लिए 1982 में, यानी 10 दिसंबर 1982 में न्यूयॉर्क में एक तरीके से कह सकते हैं एक सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र करके आगे लंबा सा नाम है वो हमें पूरा नहीं याद है, 10 दिसंबर 1982 को एक तरीके से एक मसौदा तैयार, क्योंकि ऐसे तो अगर वो लड़ाई हो जाएगी इसके चक्कर में, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे समुद्र के लिए लड़ेगा, तो समुद्र में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक, तो कुल मिला के
10 दिसंबर 1982 को इसका एक कह सकते हैं प्रपोजल बना, और 1994 को ये इसको इम्प्लीमेंटेशन में आया। इन्हीं 82 में ये पूरा खाका तैयार हुआ, नियम कानून, और 16 अक्टूबर 1994 है, या फिलहाल 1994 याद रखना, डेट हम पहले वाली मिस करने के गलत हो जाए। 1994 में ये लागू हुआ। जैसे कई बार होता है ना, आपने कोई मान लो कोई बिल बन गया, लेकिन सरकार उसे किस डेट से लागू करेगी, जिस डेट से वो लागू होगा प्रभावी तभी माना जाएगा। ठीक, तो ये बात। तो अब क्या हुआ कि उसमें 1994 के बाद में ये बहुत सारे देश उसके सदस्य बन गए, नियम कानून, क्योंकि आपस में इसके अगर ऐसा नहीं होगा तो झगड़े हो जाएंगे। तो अब देखो वो कैसे डिसाइड होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज को थोड़ा सा पहले से समझ ले, फिर ब्लैंक सीट पर चलेंगे, ब्लैंक पेपर पर। जैसे अभी दीप बनाए थे वो ज्यादा ठीक रहता है, जो बना बनाया उतना अच्छा नहीं लगता, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन समझने में उतना बढ़िया नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आप सोचोगे कि आप इसे थोड़ा सा आप ऐसे समझो। मान लो हमने ये कहा कि हमारी तटरेखा से 20 किलोमीटर, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, 20 किलोमीटर ऐसा कुछ होता नहीं है, ध्यान रखना, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा बाद में बताएंगे। मान लो तो कोई कहे कि तटरेखा से हम 20 किलोमीटर मान लेते भारत की सीमा है, ठीक, समझ लिया, ठीक है। अगर हम 20 किलोमीटर यहां से नापेंगे तो ये दूरी कुछ और होगी, यहां से 20 किलोमीटर नापेंगे कुछ और दूरी बताएगा, यहां से 20 किलोमीटर नापेंगे तो यहीं तक आके खत्म हो जाएगी, यहां से 20 किलोमीटर नापेंगे तो यहां निकल जाएगी, तब तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। आपने देखा होगा जब कभी किसी स्टेशन पे जाओ तो वहां लिखा होता है इसकी स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, क्योंकि ये नहीं लिखा होता है कि मुरादाबाद की दिल्ली से ऊंचाई इतनी, क्योंकि दिल्ली से ऊंचाई मुरादाबाद की कुछ और होगी, बरेली से मुरादाबाद की ऊंचाई कुछ और होगी, और समुद्र तल से पूरे भारत की ऊंचाई एक जैसी होगी, मतलब अलग। मुरादाबाद की ऊंचाई क्या है, बरेली की ऊंचाई, समुद्र तल मतलब एक बेस लेवल है सबके लिए एक जैसा। तो अब ये इसको पहचानेंगे कैसे, कहां से नापे, ये भी समस्या। तो अब ये कहा ये गया कि देखो, जिन देशों की समुद्री तटरेखा जितनी ज्यादा कटी फटी होती है उन्हें बहुत फायदे होते हैं। हमने कहा देखने में भले कोई चीज बुरी लगे, फायदे उतने उसके अच्छे होते। जो देखने में अच्छी लगती है वो कभी फायदे के नहीं होते। तुम लोग उल्टे ले गए ना, हमें मालूम है, जहां नहीं जाना चाहिए तुम लोग वहीं गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, दवाई हमेशा कड़वी फायदा करती है, और तुम लोग हरकत से बाज आओगे नहीं, तुम्हारी फितरत कैसे बदसूदा बन जाए ना। चलो देखो, यहां पर इसे जरा इसे देख लो, थोड़ा सा देखो, छोटा कर दें इसे, देखो। अब एक जो परेशानी अभी बताई थी कि ये कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए एक चीज समझ लो, फिर आगे हम लोग चलते हैं उस पर। तो करा ये गया कि जितने हमारे जिगजैग वाले पॉइंट हैं, कहीं इधर कहीं दाएं बाएं, इनको हमने, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट जिगजैग था और एक ये था, हम इस वाले को ऐसे इससे मिला देंगे, ये हमारी बेस लाइन हो जाएगी, आधार तत्व। यानी जो ये बाहर को अंदर बाहर जो निकले हुए नुकीले पॉइंट हैं, इनको जोड़ते हुए एक लाइन खींच दो। ये हमने सीधी खींच दी, इतनी सीधी होती नहीं है ये, हमने एक लाइन खींच दी सीधी। तो ये जो सीधी लाइन हमने खींच दी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस लाइन हो जाएगी। अब जो हमारे हिस्से में समुद्र की नापजोक की आएगी, वो हम नाप यहां से करेंगे, यहां से नापेंगे। इतना जो हमें मिला ये हमें फोकट में मिल गया, कोई इसके लिए हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं। इसीलिए जिन देशों के पास आइलैंड ज्यादा होते हैं या जिनकी जिगजैग तटरेखा ज्यादा होती, उन्हें इसका नियम का फायदा ज्यादा मिलता है। अब नियम कोई भी बना लो, नियम तो एक जैसे होते हैं ना सबके लिए, लेकिन किसी न किसी को उससे फायदा नुकसान होता है। क्रिकेट में देख लो, डकवर्थ लुईस लगता है, जो जब पानी बरसता है, रिजल्ट निकालने के लिए तो वो ठीक है नियम, लेकिन उसमें भी किसी न किसी को नुकसान होता है। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि हम इसको माने नहीं, वो तो नियम है, वो किसी के साथ हो सकता है। आइए, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया। अब ये जो हमारा बच जाएगा अंदर का एरिया, जो इसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक जल क्षेत्र। क्या कहेंगे, आंतरिक जल क्षेत्र। अब हम लोग चलते हैं नए मैप पर, यानी अब इसे सब हटा देते हैं।
सिर्फ यहां बना के दिखाएंगे। देखो यहां पर इधर हट के बनाएंगे ताकि उधर तक आपको समझने में आसानी रहेगी। अरे इसकी जरूरत ही नहीं, ऊपर वाले का आधे बना लो, क्या करना है ऊपर वाले को? ऊपर वाले को खाली फालतू तो बना रहे हैं, बनाना तो सिर्फ इतना है। देखो इतनी जरूरतें हैं, ठीक। देखो अब जैसे अभी कहा था कि जो जो बाहर की ओर निकले हुए कटे फटे जिगजैग, आप इसे ऐसे समझो जैसे मान लो ये कोई जिगजैग है, ठीक। अब इसे हमने इसकी बाहर वाली लाइन ये जो है इनको एक ड्रॉ कर दिया, ये हमारी ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? बेस लाइन कहलाएगी। ये जो हमें पानी मिल गया ये सब फोकट का मिल गया, मिल गया, इसको क्या कहेंगे? इंटरनल वाटर या आंतरिक जल क्षेत्र, क्या कहेंगे? अब इसी तरीके से हम क्या करें, यहां से ये लो हमने एक लाइन खींच दी, ये वाली हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी? बेस लाइन। और ये वाला जो पानी है ये क्या कहलाएगा? इंटरनल वाटर हो जाएगा, यानी आंतरिक जल क्षेत्र हो जाएगा। इसमें बंटवारे में किसी देश की कोई हिस्सेदारी नहीं, ये पॉकेट में मिल गया, इसके बाद जो होगा आप बटेगा, ठीक। अच्छा अब ध्यान रखना, जो भी चीज नापी जाएगी तो नॉटिकल मील में नापी जाती। दो चीजें समुद्री एरिया में खास तौर से ध्यान रखना, यहां की जो डिस्टेंस है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है, और एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1852 मीटर के आसपास होता है, यानी कि अरे 1852 क्या, वो पॉइंट लगा दिया, यानी 1.8 किलोमीटर तुम कह सकते हो, यानी लगभग मोटे मोटे तौर पर 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, 1.85 कुछ ऐसे करके, 1.825 या 1.8 कुछ ऐसे करके है, ठीक है। ये नॉटिकल मील कहलाता है, ठीक है। और जो जमीन पर जो वो मील होता है जमीन की दूरी के लिए, वो लगभग 1600 मीटर का एक मील होता है। तो ये जो समुद्र में जो नापी जाती दूरी, इसे हम लोग काहे में नापते हैं? नॉटिकल मील। और समुद्र में जो हवाएं चलती उन्हें क्या बोलते, काहे में नापते? नॉट में बोलते ना, इतनी समुद्र इस हवा की स्पीड इतने नॉट थी, ठीक है। तो ये नॉटिकल मील हो गया, यानी जो भी दूरी नापेंगे किस में नापेंगे? और नॉटिकल मील की दूरी, नॉटिकल मील लगभग 1.8 किलोमीटर मान लो, मोटा मोटा, यानी 2 किलोमीटर लगभग, कुछ कम थोड़ा, ठीक। 1.8 आगे पॉइंट के बाद 8 के बाद कुछ है वो, ठीक है। 1.825 या कुछ ऐसे करके है, छोड़ है, कितना है? 1.8 ये, हाँ लो हमने बता क्या 1.8 हम तो बोल रहे थे, वही लगभग वही आ रहा है, ठीक है। अब बात यहां तक समझ में आ गई। अब सुनो, दूसरा अगर समुद्र की गहराई की बात कर ले, तो गहराई को समुद्र की कौन नापता है? फैदम। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, ये भी ध्यान रखना, आगे चल के कहीं कहीं काम आएगी। यानी समुद्र की गहराई को फैदम में नापते हैं, और फैदम का मतलब एक फैदम बराबर 6 फीट, और एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 मीटर, ठीक। ये दोनों चीजें कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं, ज्योग्राफी भी तो हर जगह मिलनी चाहिए और या मालूम भी होनी चाहिए। अच्छा
अब जो है ये वाला हमारा क्या हो गया, आंतरिक जल क्षेत्र हो गया, यानी इसमें कोई बंटवारा नहीं, ये तो हमें फोकट में मिल गया। अब जो बंटवारा होगा इसके बाद होगा। अब यहां से 12 नॉटिकल मील, गौर से सुनना, कहां से, इससे कितनी दूरी हुई, 12 नॉटिकल मील दूर, यानी ये 12 NM, और ये 12 नॉटिकल मील की दूरी ये हो गई, किससे, आधार रेखा से। ये जो एरिया है ये कहलाता है हमारा टेरिटोरियल वाटर। क्या कहलाएंगे, टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। इसे हिंदी में कहेंगे प्रादेशिक जल क्षेत्र। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रादेशिक जल क्षेत्र। अच्छा ये बना किस लिए गया, इसका कोई मतलब तो होगा, मतलब ये भी बताना। यानी नापेंगे कहां से, 12 नॉटिकल, यानी बेस लाइन से। जी हेलो जी, हम्म, ठीक, चलिए हम लोग कहां पर थे, टेरिटोरियल वाटर पता लग गया। अच्छा ये जो टेरिटोरियल वाटर है इसमें भाग, यानी जो किसका होगा, इंडिया का। इंडिया से सेंस मतलब जो उस देश के, जो उस वाटर के सबसे करीब में, मान लो यहां चीन होता, जापान होता, अमेरिका होता, स्पेन पुर्तगाल कुछ भी होता, यानी जो इसके पास में होगा उसका है। अब इसके सीमा में, यानी जैसे वो असरानी कहता शोले में कि उसके मर्जी के बिना परिंदा पर नहीं मारता है, तो वो वही वाला एरिया। यानी इसमें तुम किसी भी हाल में बिना इस देश की परमिशन तुम्हारे लिए किसी भी हाल में एंट्री नहीं, ठीक, यानी किसी भी हाल में। अच्छा दूसरी बात, क्या तुम इसके ऊपर से समुद्री जहाज लेके गुजर जाओगे, वो हवाई जहाज, अगर समुद्री जहाज भी नहीं जा सकता तो इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज भी नहीं गुजर सकता है बिना इसकी परमिशन के। यानी जिस देश का जहां तक समुद्र पर अधिकार होगा उस देश का उसके ऊपर भी होगा, ये नहीं मकान तुम्हारा छत हमारी, ठीक। तो इसका मतलब इसके ऊपर से कोई भी देश का कोई भी एयरक्राफ्ट, यानी खासतौर से फाइटर एयरक्राफ्ट, सिविलियन तो लगभग सबके लिए ओपन रहते। वो लड़ाई झगड़ा जैसे भारत पाकिस्तान के भी बीच में कुछ सिचुएशन बनी, या मान लो ऐसा जैसे यूक्रेन का सिविलियन जहाज रूस नहीं जाता, रूस का उनका नहीं जाता, क्योंकि एक दूसरे की दुश्मनी है। दुश्मनी टाइम को छोड़कर बाकी सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए कोई रोकता ठोकता नहीं है। अब कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए उसमें इसलिए रोक देते हैं, पता लगा सिविलियन चक्कर में कोई दूसरा ना आके हाथ धोख चला जाए, ठीक। अब तो ये जो आपका टेरिटोरियल वाटर है यानी इस देश के अधिकार में रहेगा, और बिना इसकी परमिशन के इसमें किसी भी प्रकार का कोई शिप नहीं आ सकता है, ना ही इसके ऊपर से बिना कोई हवाई जहाज, अगर ये चाहे तो रोक सकता है किसी भी हाल में, ये नियम कहता है, और ये सबके लिए है। अब इसमें वो कुछ भी, हाँ अगर आपको जैसे मान लो कोई शिप आना है, कोई मालवाहक, तो भी इसकी परमिशन लेके आएगा, ऐसा थोड़ा ना आ जाएगा, ठीक है। सबको मालूम है कि जो इधर बरेली से गाड़ी आएगी मुरादाबाद स्टेशन पे आएगी, लेकिन आउटर पे देखो सिग्नल लाल होता है, जब तक लाल है तो अंदर घुस जाएगा ड्राइवर लेके, नहीं जाएगा ना, जबकि उसे मालूम आना है, लेकिन कब तक वेट करना पड़ेगा पता नहीं, यानी बिना परमिशन के नहीं आएगा। और रेलवे के ड्राइवर ने अगर कहीं इंजन का इतना सा हिस्सा रेलवे सिग्नल को पार कर गए, लाइन के रेड सिग्नल को, तो जान लो गए काम से। मतलब इसीलिए कभी भी देखा होगा हर हालत में रेड सिग्नल के इंजन पीछे रुकना चाहिए,
इतना सभी आगे नहीं, इंजन क्रॉस हुआ रेड सिग्नल के, जान लो लेने देने में नौकरी पड़ जाएगा। इसका मतलब तुम लापरवाही है ना, तुम आज इतना पार करके 1 किलोमीटर निकल जाओगे, ट्रेन मार दो टक्कर किसी को जाके। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम यहां से देखें तो ये 12 नॉटिकल मील, ये कहां से, यहां से, और अगर हम यहां से देखें तो ये 24 नॉटिकल मील। ध्यान रखना, नाप तोल जो भी हो रही वो कहां से, यहां से 12 नॉटिकल मील दूर ये टेरिटोरियल वाटर, यहां से 12 और जोड़ दें तो ये संलग्नक क्षेत्र कहलाएगा, और यहां से ये दूरी कितनी होगी, 24। इसे हिंदी में कहते हैं संलग्नक जल क्षेत्र, अंग्रेजी में ठीक कंटिजियस वाटर कहलाता है इसको, यानी संलग्नक क्षेत्र। यानी ये वाला भी 12 नॉटिकल मील होगा, लेकिन इसकी कंडीशन बदली हुई होगी, यानी होगा इसी देश के कब्जे में, लेकिन इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन दूसरे हैं। यानी इसमें में तो किसी भी हाल में तुम आ ही नहीं सकते हो, चाहे तुम कोई भी कुछ भी हो, बिना इसके परमिशन के। इसमें से मान लो तुम्हें भारत नहीं आना है, तुम्हारे समुद्री जहाज को तुम्हें यहां से होते हुए गुजर के ऐसे मान लो चीन जाना है, तुम इसके अंदर आ गए, अंदर से तो जा रहे हो, अंदर से तो जा सकते हो, लेकिन क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी, मतलब सीमा शुल्क। जैसे तुम किसी दूसरे देश का एयर स्पेस यूज करते हो, उसके बदले में उसे पैसे देने होते, तुमने इसमें से अगर तुम्हारा समुद्री जहाज गुजरा तो इसके पड़ोसी देश को तुम्हें सीमा शुल्क देना होगा। यानी इस क्षेत्र से इस देश को सीमा शुल्क वसूलने का पूरा अधिकार होता है, कस्टम ड्यूटी। नोट करके लिख लो चाहे तो। यानी जो संलग्नक क्षेत्र होता है, इस पर कब्जा तो इस देश का होगा, आप इससे गुजर सकते हो समुद्री जहाज लेकर, लेकिन बिना टोल टैक्स दिए नहीं जाओगे। यानी कि जैसे कोई भी प्लेन किसी दूसरे देश के ऊपर से जब उड़ के जाता है तो उस देश की हवाई सीमा का उसने इस्तेमाल किया, इसलिए उसे पैसे देने होते। ये नहीं कि जिसके मन करे ऊपर से उड़ के चले गए। ठीक, तो अगर इसके इस पानी के ऊपर से किसी हवाई जहाज भी गुजरेगा तो भी वो इसे पैसा देके जाएगा। ठीक, तो यानी इसका मतलब इसका पूरा अधिकार किसके पास रहेगा, टोल टैक्स वसूलने का, या कस्टम ड्यूटी कह लो, किसका रहेगा, इसका रहेगा, जो भी यहां पर देश होगा वो। ठीक, दो बातें समझ में आई, आंतरिक जल क्षेत्र, टेरिटोरियल वाटर, कंटिन्यूअस वाटर, ये वाला समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये कहां से नप रहा है, 12 नॉटिकल मील, और फिर ये 12 नॉटिकल मील का अगला टुकड़ा। अब यहां से ध्यान रखना, इसी बेस लाइन से आपको 200 नॉटिकल मील नाप लो। कहां से नापा, बेस लाइन से, कितने नॉटिकल मील दूर, ये जो 200 नॉटिकल मील यहां से लेके यहां तक होता है, इसे कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हिंदी में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होगा, यानी जो 200 नॉटिकल मील जो कोस्ट से होगा, बेस लाइन से होगा, ये EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ। अब इसमें क्या होगा, सुनो तुम, एक बात ध्यान से सुनो तो फिर से सुन लो, इसमें तो किसी हाल में तुम इसके बिना जा ही नहीं सकते हो, बातें खत्म कर दो। इसमें जा सकते हो लेकिन टैक्स देना होगा, इसमें तुम बिना टैक्स के जा सकते हो, इस लाइन के इधर, यानी जो 12 नॉटिकल मील थी इसमें तो टैक्स पड़ेगा, इसमें तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स नहीं पड़ेगा, परमिशन की भी तुम्हें जरूरत नहीं, आराम से जाओ। लेकिन अगर तुम सोचो एक हम कांटा फेंक के इतनी सी मछली पकड़ ले तो ना कर पाओगे। यानी इस 200 नॉटिकल मील के दूरी तक इस देश की परमिशन के बिना तुम एक इतना सा झींगा भी नहीं पकड़ सकते हो।
यानी किसी भी तरीके की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, ना तो नेचुरल रिसोर्सेज कोई खोज सकते हो, ना मछली पकड़ सकते हो, यानी कुछ भी नहीं कर सकते हो जिसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। बात समझ में आई? यानी जहां तुम्हारा इसमें कोई लाभ वाला काम हो वो बिना इस देश की परमिशन के नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तभी तो सुनते हो ना, अभी क्या कहा था, भारत ने श्रीलंका के मछुआरे पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए? तो मछली पकड़ने हमारे क्षेत्र में क्यों आए? गांव में तालाब में पट्टा होता लोगों का, मछली पकड़ने देते हैं? वो तो पट्टा है उनका, तब भी नहीं पकड़ने देते। जबकि उसमें क्या है ना, जबकि वो एक तरीके से पूरी समझ लो ग्राम सभा की एक तरीके से वो संपत्ति है। अब वो कहते हैं हम नहीं पकड़ने देंगे, उसके चक्कर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो एक तो नियम कानून है, इंटरनेशनल नियम है, ठीक है। तो इसमें तो इसीलिए आप सुनते होंगे कि आज इन्होंने इनके मछुआरे पकड़ लिए, उन्होंने उनके पकड़ लिए, या उनको ये वो जान नहीं पाए, उनके सीमा पर पहुंच गए, तो इसीलिए अब इन्हीं किसी भी तरीके का कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप इस वाले क्षेत्र में आप नहीं कर सकते हो। हाँ, क्या क्या कर सकते हो वो बताएं, इसमें क्या क्या कर सकते हो इसमें। यानी ये सुनो, ये तो आप बिल्कुल इसे भूल ही जाओ, पहले बता दिया। यहां से टोल टैक्स देना होगा। इस वाले एरिया में आप कोई भी आप इंटरनेट केबल बिछ रही ले जा सकते हो। कोई तुम्हें रिसर्च करना है बिन धड़क करो, यानी तुम्हारा समुद्री जहाज आना जाना चाहे दिन भर करे, इसी में कोई टैक्स की जरूरत नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं इनसे। यानी तुम्हारा कोई भी नेविगेशन करना है कोई टैक्स नहीं देना, इंटरनेट लाइन बिछानी कोई टैक्स, कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई आपको रिसर्च करना है कोई जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत किस बात की है, यहां से आप कोई पेट्रोलियम नहीं निकाल सकते, कोई नेचुरल गैस नहीं निकाल सकते, कोयला नहीं निकाल सकते, मछली नहीं पकड़ सकते, जब तक इनकी परमिशन ना हो, यानी जिस देश के उसमें वो आता है। ये बात समझ में आई? कहां से 200 नॉटिकल मील नापेंगे? बेस लाइन से। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? समुद्र तो खत्म नहीं होता, ये तो बिल्कुल एकदम। अब उसके बाद जो होगा, यानी वो 200 नॉटिकल मील यहां तक हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो क्षेत्र बचता है उसे कहते हैं हाई सी, या उसे उच्च सागर कहते हैं, ठीक। अब जैसे अगर हम इसी बात को लेके इस वाले मैप में जरा देख लें एक बार आपको बताने के लिए, इस वाले में देखो, यहां पर इसे समझो ऐसे। जैसे भी हमने क्या कहा था, इसको जल्दी से 1 मिनट में देख रिवाइज कर लो। जैसे ये हमने क्या कहा, ये हमारा आंतरिक जल क्षेत्र हो गया, ये हमारा 12 नॉटिकल मील क्या हो गया, टेरिटोरियल वाटर हो गया, जिसमें नो एंट्री जोन, मतलब बिना परमिशन के। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से अगर आना जाना करोगे तो क्या देना पड़ेगा, ये आपका कस्टम ड्यूटी। यहां से आप 200 नॉटिकल मील क्या हो जाएगा हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, इसमें कोई आर्थिक क्रियाकलाप बिना इसके नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद भी तो बचा, यो क्या कहलाएगा, या इसी को उच्च सागर। अब इसमें उच्च सागर में क्या होगा, उच्च सागर में जितना अधिकार भारत का यहां पर होगा उतना अधिकार यहां से 10,000 या 5,000 किलोमीटर दूर अमेरिका का उतने अधिकार उनका भी होगा। या अमेरिका के पास जब उच्च सागर होगा वहां पर भी तो होगा ना, तो उस पर भी उतना अधिकार जितना अमेरिका को उतना अपना। मतलब उस वाले पर फिर आप किसी की रोक ठोक नहीं, चाहे मछली पकड़ो चाहे कुछ भी करो, तो वो आपका उस पर एनी वो हाई सी में आपके ऊपर कोई ऐसा भी नहीं कि आप ऊपर से कोई फ्लाई नहीं कर सकते, या समुद्री जहाज नहीं जा सकता, या किसी तरीके से पूछने की जरूरत ये नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक समस्या ये आई कि पता लगा हाई सी है, सपोज करो यहां पर आके जो खत्म हो जाता है, यहां पर मान लो इंडोनेशिया है, यहां पर सपोज करो ये इंडोनेशिया, ठीक। और जो हाई सी में यहां पर भी जो हाई जो यहां तक तो भारत का क्षेत्र है, और इधर मान लो इंडो। अब ऐसा कोई एरिया जहां पता लगा कोई हाई सी में कोई नेचुरल गैस मिल गई, अब तो लड़ाई झगड़ा होगा। अब लड़ाई झगड़े में पता लगा जैसे जो ताकतवर देश हैं जैसे अमेरिका है, जैसे ये पता लगा जो मारेंगे भी और रोने भी ना देंगे, हैं? तो फिर क्या करना है,
तो फिर ये है कि अगर जहां पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है, वहां पर जो सबसे नजदीकी देश होते हैं, मान लो 2 3 या 4 5 इकट्ठा फंस गए वहां पर, तो फिर उनमें वो डिस्ट्रीब्यूशन उसके रेशियो के हिसाब से करा जाएगा, ताकि कोई झगड़ा फसाद ना हो। नहीं पता लगा आजकल इतने हथियार बना के रख लिए, दुनिया में तबाह होने देर ना लगी, और सनकी लोगों की भी कमी नहीं है। देखो ना, वो यूक्रेन वाला 3 साल से जोकर लड़ रहा है, पूरा यूक्रेन को खंडार बनवा दिया। अगली बार हॉलीवुड की पिक्चरों के शूटिंग की जगह यूक्रेन बन जाएगी, इतने बम गिर चुके तो खंडारित हो जाएगा। अब वो सिर्फ ये जो नाटो वाले लोग हैं, ये अमेरिका और उसके जो अमेरिका जिनका चौधरी है, ये सब वही लड़वा रहे हैं। वो हथियार देना बंद कर दे तो यूक्रेन 2 दिन में, अब तक अगर यूक्रेन सरेंडर भी कर देता तो कम से कम जो लाखों लोग मर गए ये ना मरते, अरबों खरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया ये बच जाता। लेकिन उनकी जिद थी कि हम जो है अपने मायके वालों की ही सुनेंगे, जैसे लड़कियों की जिद होती है, मायके अम्मा जो कहते हैं वही सही। ये दिन के जो फोन दिन भर कान में लगे रहते हैं, जो मायके से एजुकेशन ऑनलाइन मिलती है, तलाक का सर्टिफिकेट भी सबसे पहले उन्हीं के पास होता है। दिन भर पता लगा हुआ नमक दाल में ज्यादा हो गया तो वो जो सूचना पहुंचाई जा रही, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक लोग। वजह मालूम क्या है? अगर ये यूक्रेन की अमेरिका और जो नाटो के लोग ठीक वैसे मदद करते हैं जैसे मियां बीबी की लड़ाई में लड़की के मायके वाले उसकी करते हैं मदद, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, बाद में कटोरा तुम्हारे हाथ। एक लिमिट तक होता ना हर चीज। अब जैसे वो तो खैर जैसे वो होता ना, कह सकते हैं बहुत ही ये लोग जो होते हैं, हम लोग कहते हैं ना बुढ़ापे बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सुलझे हुए यंग आदमी हो तब तक पता लगा अगर थोड़ा इतना रूस का नुकसान हुआ ऐसा करो 2 3 फेंक दो इसके ऊपर, 1 2 में ही पता लगा यूक्रेन ढोने ना मिलता। अब कितने दिन से रूस इसको अरबों खरबों ने कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान जो है रूस झेल चुका होगा, हजारों करोड़ का। चाहता तो ये 2 मिनट में लड़ाई खत्म होगी, 2 मिनट में। सिर्फ रूस के पास इतने न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया कम से 3 बार बसेगी, 3 बार उजड़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेकिन फिर भी कभी देखा होगा आज तक ये ऐसी नौबत ना आएगी इतनी जल्दी, ठीक है, और ना इतनी जल्दी कहीं आती। वो जो आपने देखा होगा वो जो जापान पर पड़ा था, जब वो जापान हद से ज्यादा जब मामला हो गया तब, अब उसी दिन से अमेरिका सुपर पावर भी हो गया। लोगों को लग गया ना कि इससे, क्योंकि एक ही बार यूज हुआ, तभी देखो ना ईरान को दुनिया भर में रोके पड़े कि तुम ना बनाना तुम ना बनाना, क्योंकि ये मालूम कि अगर ऐसी तब सबने बना के रख लिए तो पता लगा ये खत्म होते देर ना लगेगी दुनिया। खैर वापस मुद्दे पर, तो ये बात समझ में आई? बोलो, ये जो आपका समुद्री एरिया कैसे कहां तक नापेंगे पता लग गया? नोट करना है कुछ इसमें, कर लिया था? यानी जो आंतरिक जल क्षेत्र, जो हमारा बेस लाइन और हमारी तटरेखा के बीच का जल क्षेत्र होगा, इसके बाद बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर हमारा ये प्रादेशिक जल क्षेत्र यानी टेरिटोरियल वाटर, इस पर संपूर्ण अधिकार हर तरीके से। उसके बाद जो 12 नॉटिकल मील दूर होगा इसमें आप आना जाना कर सकते हो, लेकिन इसमें कस्टम ड्यूटी वसूलने का पूरा अधिकार। उसके बाद में फिर 200 नॉटिकल मील दूर इस वाले में आप ईजेड में इधर वाले हिस्से में, इस वाले छोड़कर इसमें आना जाना कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आना जाना कर लो, लेकिन किसी भी तरीके का कोई एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। आपको इंटरनेट लाइन बिछाना है, कोई भी आपको रिसर्च करनी क्लाइमेट से लेके किसी भी तरीके का, वो सब अलाउ है, लेकिन ये किसी तरीके का आपको ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको कोई आर्थिक लाभ हो, वो काम नहीं करेंगे जब तक इसकी परमिशन के बिना। हाँ, अगर इसकी किसी विदेशी कंपनी से डील हो जाए तो हमारे क्षेत्र में पेट्रोलियम निकाल के दो, तो इसका मतलब फिर वो इसकी सहमति से हो रहा है, तब कोई दिक्कत है ना। जैसे भारत की ओएनजीसी कंपनी रूस के सखालिन आइलैंड के पास में जो है वहां पर ये पेट्रोलियम निकालने का काम करती है। या जैसे देखा होगा इन सऊदी अरब देशों में तो मैक्सिमम अमेरिकन कंपनियां तेल खोजने का काम करती हैं, तो वो उनकी परमिशन से होता है ना। तो यहां तक कोई समस्या किसी को? बोलो है कि पहले वाला जो पड़ा था अंडमान निकोबार वाला हिस्सा, उसमें कोई दिक्कत? बोलो, अरे हाँ ना में बोलो जल्दी, लोग तो मान सुनते नहीं जल्दी। किसी तरीके कोई सवाल, किसी के मन में जो सवाल हो आंख बंद करके बिल्कुल पूछ लो, इससे रिलेटेड जो भी, या जो कुछ अभी तक पढ़ा था जितना जी भर के मन करे बोलो।
बिल्कुल आएगा, अंडमान निकोबार तो उसके अंदर ही आ जाएगा। अच्छा हाँ, अरे बढ़िया सवाल, कम से कम ऐसा तो लगाओ ताकि लगे कुछ पढ़ाई लिखाई हो रही, थोड़ा बुद्धि विवेक से काम चल रहा है। देखो एक ऐसे सुनो यहां पर, अब जैसे अभी हमने क्या बताया था, किसी के पास अगर कोस्ट लाइन कटी फटी ज्यादा होगी या आइलैंड हो गए, फायदा उसी का ज्यादा है। अब सुनो, मान लो भारत का जो इकोनॉमिक विशिष्ट इकोनॉमिक जोन है वो यहां से नापा हमने 200 नॉटिकल मील दूर और यहां तक आ गया, और अंडमान निकोबार हमारा कहां पर है, यहां पर है, तो हमारी तटरेखा कहां है, तो अब हमें उसके बदले में जो इतना और मिलेगा। कभी आप गूगल मैप पर अंडमान निकोबार भारत का ईजेड डाल के देखना, जहां पर आपका अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, यहां पर लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, यहां पर जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का कलर है वो ज्यादा उभरा हुआ भागा हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके वजह से इतना हमें और फायदा हुआ। आप डाल के देखो, भी गोल डालो, देखो भारत का आर्थिक क्षेत्र करके डालो किसी मैप पर, अभी देखो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। देखो क्या, सुनो सुनो सुनो, देखो ये मैप है ईजेड, जितना जो ब्लू कलर भागा दिख रहा है, देखो यहाँ लक्षद्वीप की वजह से अंडमान निकोबार ये है भागा हुआ दिख रहा है, जब देखो ये देखो लग रहा है, क्योंकि इसके बाद जितना ज्यादा होगा, ये तो हमारा है ही है, लेकिन जो इसके वजह से हमें और फायदा मिलता है, इसलिए जितने भी आइलैंड्स होंगे उतना ही ज्यादा उस देश को फायदा होगा। हाँ क्या करे थे, क्या हुआ, बात ये देखो 200 नॉटिकल हम लोगों ने जो बेस लाइन से नापा था, बेस लाइन से जो भी नापते होगी, लेकिन अब यहां पर एक सवाल जो पूछना चाहिए था वो किसी ने पूछा, पूछना ये चाहिए था लंका तो यहां पर है, अब लंका के मामले में जो हम 200 नॉटिकल मिल रहे हैं, लंका तो हमारे घर के अंदर ही आ गए, फिर अब लंका क्या करें भाई। कई ऐसे बहुत सारे जगहों पर हैं जहां हमने 200, हम तो कह रहे हैं, हमने पता लगा 300 220 रुपए हैं का 200 हमारे, बाकी तुम जो जाना हो जो हमें नहीं मालूम, मान लो 5 साझेदार हैं, 5 साझेदार हैं, रुपए 220 हैं का नियम में 200 हमारे, बाकी तुम जो करना को, बाकी हमें 20 से मतलब नहीं, तो बिल्कुल बाहियत वाली बात हुई। इसका मतलब वो क्या करेंगे, तो ऐसे तो पता लगा जो ताकतवर देश होगा वो कहेगा तुम भाग जाओ यहां से। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे मान लो श्रीलंका और भारत, तो बिल्कुल एकदम भी श्रीलंका की धनुषकोटि से दूरी रामेश्वरम से 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर, तो हमें लगता रामपुर भी दूर है यहाँ से, 22 से ज्यादा है, यानी 22 किलोमीटर दूरी, ठीक है। अब पता लगा अगर ऐसी नौबत आ जाएगी, तो यहां पर ये पता लगा ये तो ऐसे हो गए मामला, यहां पर ये 12 नॉटिकल मील, हम तो 200 नॉटिकल मील यहां नाप रहे, श्रीलंका तो यहीं पर आ गया, तो इसका मतलब इनका कुछ है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन पर बीच का रास्ता निकाला जाता है कि भाई बीच की कोई लाइन ड्रॉ कर दी, इसके इधर तुम्हारे जा रहेगा, इसका इधर जो इनका रहेगा, क्योंकि मामला ऐसा थोड़ी नहीं इनको इग्नोर कर दें, वो भी एक देश है, छोटा है, जिसका मतलब ये थोड़े ना कि जो है इनको खत्म ही कर दो। इसीलिए ये नियम बनाए गए, अगर ये नियम ना हो तो इन छोटे देशों को कौन पूछेगा, कोई पूछेगा ही नहीं, या इनकी कोई हैसियत है उनके आगे, है ना, तो इनको कोई सुन वो ही नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है, हैं? बोलो और किसी के मन में कोई सवाल, वरना इसको यहीं पर रोके, किसी के मन में। तो अब सुनो, जब भी क्लास इसकी आगे कंटिन्यू होगी, इंडिया का जो मैप वाले से रिलेटेड चीजें, हम लोग पीओके वाला भी जान लिए थे, अक्साई चीन, पीओके ये जान लिए थे ना, 7 सिस्टर, चिकन नेक, सैंडविच, बफर स्टेट, ये सब तो जान लिए थे ना, और बाकी ये भी हो गया। तो अब इसका मतलब मैप से जो 3 लेक्चर का क्लास इसमें दिया हुआ है, तो उससे शायद हमें लगता कोई चीज नहीं बची, बाकी एटलस आप लोग खुद ही देख लो, एटलस से देख, जब तक अपने आप प्रैक्टिस ना करोगे तो कुछ होने वाला नहीं, चाहे कितना कोई यहाँ आता, अपने आप भी तो देखो ये चीजें, कम से कम अंडमान निकोबार के मैप में आ जाए, अपने आप देखना ये चैनल कहाँ पर है, या इनसे जुड़े हुए और भी कोई अगर पॉइंट मिलते हैं उसे नोट कर लिया करो। या एक काम और कर सकते मालूम क्या, लेकिन तुम लोग करोगे नहीं हमें मालूम है, तुम हरकत से बाज नहीं आ सकते, कम से कम 10 पॉइंट मैप पर रोजाना नया ऐसे लाओ, तुम 10 पॉइंट अपने आप ढूंढो, ऐसे 10 पॉइंट, जब 10 ढूंढोगे, 10 के चक्कर में कम से तुम्हारी 100 पर नजर पड़ेगी, है ना, 10 पॉइंट
कहो तो उस पर डाल दिया जाए लिख के, ये पॉइंट ढूंढ के, और इनसे खाली ढूंढना ही नहीं, उनसे जुड़े हुए सारी चीजें बतानी। जैसे कंगारू आइलैंड, अब ढूंढो कहाँ है, उसके आसपास कहाँ है, किसका है, कि उसके आसपास कोई खाड़ी है, समंदर है, जलसंधि है, वो ढूंढो। जैसे पता लगा माफिया आइलैंड, बहुत सारे लोग सोचते होंगे माफिया और डॉन वाला, ये तंजानिया के पास देखोगे मिलेगा, लव उसके गर्म मसालों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जंजीबार आइलैंड, या जैसे कोई भी चीज, पीक ले लो, आइलैंड ले लो, स्ट्रेट ले लो, कुछ भी ले लो, 10-10 पॉइंट अगर ऐसे देखोगे, 10-10 या 20-20, तो एक दिन ठीक ठाक मैप पर तैयारी हो जाएगी कौन सी चीज कहाँ है। सब तो नहीं तैयार कर सकते, लेकिन कुछ तो तैयार कर सकते हो। इसलिए अपनी आदत बदल डालो। ये जो रोज ना सोचते हो आप आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इससे कुछ ना होता है। कि रोजाना 10 पॉइंट कम, 10 से 15 पॉइंट ढूंढ के देखो मैप पर, तैयार हो जाएगा ढेर सारा, है ना। तो करके देखोगे, देखना कल से। ठीक है, चलिए फिर अब इसके बाद दूसरी क्लास करिए।